चलें जी भैया, आज हमें करना है आपका बिजनेस स्टडीज़। ठीक, अच्छा तुम्हें याद है 12th क्लास में कितने चैप्टर थे तुम्हारे बीएसटी में? 12। सीयूटी में कितने? 13। एक चैप्टर एक्स्ट्रा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, आज हमने वही चैप्टर उठा रहे हैं जो चैप्टर आप लोगों ने कहा था कि आपको सबसे खराब लग रहा है। ठीक है, 1.5 डे लगेगा। आज की पूरी क्लास लगेगी और कल की आधी क्लास लगेगी। ठीक, और आज हम क्या करेंगे? आज हम पहले तो उस चैप्टर का रिव्यू लेंगे क्योंकि ये आपका 12th का ही चैप्टर है। लेकिन 12th में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं अलग तरीके से, क्योंकि वहाँ हमें सब्जेक्टिव आंसर देना है, यहाँ हमें आंसर देना है एमसीक्यू में, तो दोनों को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जो मैं आपको कराऊंगा समरी कराऊंगा, और जो इसके डिटेल नोट्स हैं, जो बच्चे 12th में हमारे पास ही पढ़ रहे थे उनके पास तो नोट्स हैं बीएसटी के। जो नए बच्चे हैं उनको बेटे गूगल ड्राइव में लिंक शेयर कर दिया गया, उसके अंदर मैं वो नोट्स डाल दूंगा, वो नोट्स वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे 12 के 12 चैप्टर के नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आप आराम से कोई सा भी चैप्टर डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत पड़े तो आप निकालें, वरना कोई ऐसी खास ज़रूरत है नहीं। एक एक बार पढ़ना ही है बस आपको चीज़ों को। ठीक है जी, चलिए जी, तो चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, सबसे पहले बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में था क्या? कहीं ना कहीं दो वर्ड थे, एक था फाइनेंस और एक था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या मतलब था? मैनेजमेंट हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारा मैनेजमेंट था। तो यानी कि अब हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? फाइनेंस को मैनेज करने की। तो अगर मैं सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करूं, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये इसका मीनिंग था ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। पहली बात, प्रोक्योरमेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? पैसा लेना। भाई लो उतना ही पैसा जितने की तुमको ज़रूरत हो। यूजेस ऑफ फाइनेंस, और वहीं पर यूज़ करो जहाँ से उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज आपको मिले। क्लियर? तो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो बातें बताता है। अच्छा, अब मैंने केवल टू द पॉइंट बात क्यों करी? पेपर में ऐसी ही एक लाइन लिखी हुई आएगी और वो आपसे पूछेगा बताओ ये क्या है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल डिसीजन है, ऑल ऑफ दी अबव है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो लाइन आपके सामने लिखी है ये एनसीईआरटी की लाइन है, और हमारा सीयूईटी का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है, ध्यान रखना। आ रही है बात समझ में? तो बेटे क्या वर्ड याद आया? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ दी फाइनेंस। उसके बाद आपको याद होगा इस चैप्टर के अंदर हम 3 टाइप के डिसीजन लेते थे। कितने डिसीजन? 3 हम इसके डिसीजन लेते थे। कौन कौन से जरा बता सकते हैं आप? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा डिसीजन होता है कि हम अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करें। अब सुनिएगा, अब जो हम पैसे जहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं वो दो तरीके से इन्वेस्ट होते हैं। या तो हमारा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होता है, या हमारा पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट होता है। जब पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल बजटिंग। क्या वर्ड यूज़ करते हैं बेटे? एक एक शब्द जो बोलूँगा सोच समझ के बोलूँगा, हर एक के ऊपर एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा लगा रहे हैं तो कैपिटल बजटिंग, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम पैसा लगा रहे हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ऑल्दो अभी जब हम एमसीक्यू करेंगे तो ये सारी बात आपको बिल्कुल डन हो जाएगी। 3 टाइप के डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होता है कि हम अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें। फाइनेंसिंग, हम कहाँ से पैसा लें। लेने के मेन सोर्सेज 2 होते हैं, बोरोड फंड और शेयर होल्डर फंड। किससे लें, करेक्ट। और उसके बाद मैंने पैसा ले भी लिया, मैंने पैसा लगा भी दिया, लगाने के बाद मैंने पैसा कमा भी लिया, तो कंपनी को तीसरी बात सोचनी होती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि कंपनी डिविडेंड कितना बांटे या कितना अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स रख ले। क्लियर है? एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में आपको बात समझ में आ गई। अब आपके सिलेबस में क्या था, जरा 12th क्लास आप याद करो। वहाँ पर था फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन
और फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, ऐसी बातें थी वहाँ पर। ठीक, अब अगर हम बात करें अपने डिसीजंस की, तो आपके पास 3 टाइप के डिसीजन थे। पहला था आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन। सबसे पहला आपका क्या था? सबसे पहला था आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आप कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें। तो आप 3 बातें सोचते थे। और बेटा मेरी बात सुनना, हम फालतू बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं सीधा एनसीईआरटी की, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको आना ही एनसीईआरटी बेस्ड है सब, सही है। तो और अब एक बात बताऊँ, जितने भी बोर्ड्स होते हैं, जो मान लो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, स्टेट्स बोर्ड के लिए भी अब एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना ही ज़रूरी होता है। ठीक, बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है। तो हमारी एनसीईआरटी बुक कहती है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक, याद कर लेना इनको अच्छे से। पहली है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में कितने पैसे हमारे जा रहे हैं और कितने पैसे हमारे उस प्रोजेक्ट से हमारे पास आ रहे हैं। तो सपोज करो अगर वो आपको ऐसी कोई बात दे दे कि जी कंपनी के पास एक प्रपोजल आया कि कंपनी को उसके अंदर 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने और कंपनी को हर साल वहाँ से 1-1 करोड़ रुपए की रिटर्न आती रहेगी, तो ये बताओ यहाँ पर हम कौन सा फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं। और नीचे ये तीनों दे दिए होंगे, नीचे ये तीनों दे दिए होंगे, तो आपको क्या कंसीडर करना है वहाँ पर? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर? हमने किसकी बात करी? कैश फ्लो की बात करी, यहाँ पर पैसे आने और जाने की, ये बात ध्यान रखते हैं। दूसरा आता है बेटे रेट ऑफ रिटर्न। क्या आता है? रेट ऑफ रिटर्न, हम कितना कमा रहे हैं। करेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, हमने कितना इन्वेस्ट करा और उससे हम कितना कमा रहे हैं। इस रेट ऑफ रिटर्न को आप एक और नाम भी देते हैं, आप इस रेट ऑफ रिटर्न को नाम देते हैं ROI, याद है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई आप जो पैसा लगा रहे हो वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर फंड भी, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी, आप पैसा लगा रहे हो और उससे आप कितना कमा रहे हो, उसकी परसेंटेज। भाई सिंपल सी बात है, मान लो मुझे नारंग साहब ने कहा कि भैया 100 एंड 100 जगह पर ना आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितना रिटर्न आ रहा है? कह रहा भैया 9%। कितना आ रहा है? 9%। अब सपोज करो मेरे पास कोई और प्रपोजल भी है जहाँ से 7% या 8% आ रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं क्या करूँगा? दोनों को कंपेयर करूँगा। या दूसरी बात, मैंने ये जो 9% में पैसा लगाया, मान लो मैंने पैसा कहीं से लिया है और वहाँ से मान लो मुझे मिल रहा है 8% पे, तो यार 8% पे लेके 9% पे लगाना, फिर रिस्क भी बियर करना, कहीं ना कहीं आपको रेट ऑफ रिटर्न को क्या रखना पड़ता है? ध्यान में रखना पड़ता है, पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करते हुए। क्लियर? आती है यहाँ तक की बात समझ में? आजकल लोग म्यूचुअल फंड SIP में बहुत पैसा लगाते हैं, जो डोमेस्टिक यूजर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें क्या कहा जाता है कि भाई साहब इसमें ना कम से कम 24% का रिटर्न है, इसके अंदर 25% का रिटर्न है। तो वो कहते हैं अच्छा भाई इतना रिटर्न मिल रहा है, चलो लगा देते हैं अपना पैसा। समझ में आती है बात? तीसरा पॉइंट होता है बेटे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। बेटे इसे आप अदर फैक्टर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? अदर फैक्टर्स भी कह सकते हैं। क्लियर? हमारा पैसा कितने टाइम तक के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से क्या हमें कोई और भी एडवांटेज मिलेगा, क्या हमारी गुडविल भी उससे हैम्पर होगी, क्या हमारे बाकी प्रोडक्ट्स पे भी उसका कोई असर पड़ेगा। सही बेटे, टाटा ने आज तक अपना पान मसाला क्यों नहीं निकाला? कोई टाटा ने सिगरेट क्यों नहीं निकाली? टाटा सिगरेट बताओ क्यों नहीं निकाला? टाटा पान मसाला। जब टाटा नमक निकाल सकता है, टाटा दालें निकाल सकता है, टाटा मसाले निकाल सकता है, तो बेटे मसाले के साथ पान मसाला क्यों नहीं निकालना? उसे लगता है कि इस काम में रिटर्न तो बहुत है, लेकिन मेरे दूसरे प्रोडक्ट पर इसका गलत इमेज पड़ सकता है। समझ में आती है बात? इससे मेरा इंप्रेशन खराब हो सकता है मार्केट में। तो भाई इन्वेस्टमेंट करते हुए पैसा देखें, रिटर्न देखें, बाकी चीज़ें भी देखें। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, कुछ और कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा जा रहा है, रिस्क कितना है, कहाँ लगा रहे हो आप पैसा, उसका दूसरी चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। क्लियर? बेटे मेरी बात तो आप समझ रहे हैं थोड़ी थोड़ी। अगर आपको मेरी बातें MCQ करते हुए याद रहें, अभी मैं आपको आज इसके 25 MCQ कराऊंगा, अगर मेरी बातें सुनने के बाद आप उस 25 MCQ को कंफर्टेबली कर पाते हैं
तो आपको जो मैं डिटेल नोट्स भेजूं उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी हम 12वीं क्लास में 0/0 थे यार, 12वीं में तो हमने कुछ पढ़ा है, उस पर भी तो भरोसा रख के चलना है। और अभी थोड़ी ये अभी कई साल हो गए पढ़े हुए, अभी तो पढ़ा है रिसेंटली। फिर भी आपको कोई टॉपिक लगे तो मैं आपको डिटेल नोट्स भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक। अच्छा जी बेटा, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, करेक्ट, आती है बात समझ में बेटे। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या आता है आपका? फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये क्या होता है जी? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब था हम पैसा रेज कहाँ से करें, हम पैसा ले कहाँ से। तो पैसा लेते हुए भी कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। कौन कौन सी बेटे? पहली है कॉस्ट। क्या है? कॉस्ट। अब बेटे कॉस्ट क्या होती है? या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बेटे, यहाँ पर ROI का मतलब रेट ऑफ रिटर्न है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर इसको इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं। अगर आप पैसा उधार ले रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और अगर आप पैसा जो है इक्विटी वालों से ले रहे हैं तो क्या होगा? डिविडेंड होगा। भाई फ्री में नहीं मिलता कभी पैसा, पैसे की भी कुछ ना कुछ क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, कोई ना कोई कॉस्ट पैसे की होती है। तो पहले तो आप ये देखें कि आपको कितने रेट पर पैसा उधार मिल रहा है। दूसरा देखें आप रिस्क। किसको देखें? रिस्क एलिमेंट को। जैसे कि आप सपोज करिए बेटे, बड़े ध्यान से सुनना है वाली बात। रिस्क होता है 2 टाइप का, याद करना मेरे साथ अभी के अभी। एक तो होता है ऑपरेशनल रिस्क। क्या होता है? और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। कौन सा होता है पहला? दूसरा? ये लिखने पढ़ने की बातें नहीं है, ये समझने की ही बातें हैं। पहला रिस्क होता है ऑपरेशनल, दूसरा होता है फाइनेंशियल। भैया ऑपरेशनल रिस्क कौन सा होता है? बेटे एक बात बताओ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने बिल्डिंग रेंट पे ले ली, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लिया, इंटरनेट लगा लिया, बहुत सारे खर्चे कर लिए, बच्चे पढ़ने ना आए, रेवेन्यू जनरेट ना हो। क्या ये है बिजनेस रिस्क, जो हर एक बिजनेस में इनहेरिटेंट होता है। इनहेरेंट होता है हर बिजनेस के अंदर, होता है ना। आपने पूरी दुकान सजा ली, शोरूम बना लिया, लाइटें लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया, कस्टमर नहीं आ रहा, बिजनेस रिस्क है, हाँ या ना। दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क, जो हम खुद बढ़ाते हैं, जो बिजनेस में इनहेरेंट नहीं होता वो हम बढ़ाते हैं, वो होता है फाइनेंशियल रिस्क। मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने कर्जा ले लेके सारा सेटअप लगा लिया अपना, तो वो क्या है? फाइनेंशियल रिस्क है। समझ में आ रही है मेरे बेटे बात? तो दूसरा हमें क्या देखना है कि हम जहाँ से भी पैसा ले रहे हैं उससे हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे रिस्क के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, करेक्ट। आप बताओ, अगर मेरे ऊपर ऑलरेडी ऑपरेशनल रिस्क बहुत ज़्यादा है या बिजनेस रिस्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऐसे में मुझे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ाना चाहिए? तो मुझे अपना फाइनेंशियल रिस्क और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। या तो अगर आप बढ़ा रहे हो तो बढ़ा लो, फिर आपका रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ा लो, आप ले लो, दुनिया से कर्जा भी ले लो, सब कुछ कर लो, जब तुम्हें पता है बहुत अच्छी रिटर्न आ रही है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आती है बेटे। तीसरा आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस पर आपको कोई क्वेश्चन मिल सकता है। फ्लोटेशन कॉस्ट बेटे ये होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, पैसा लेने की भी कॉस्ट होती है। आप अगर शेयर इशू करोगे बाजार के अंदर तो भैया ऐसे ही तो शेयर के पैसे मिल नहीं जाते। आप शेयर इशू करते हो, बदले में आपको कुछ प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं, ब्रोकर अपॉइंट करने पड़ते हैं, सब ब्रोकर अपॉइंट करने पड़ते हैं, बैंक अपॉइंट करने पड़ते हैं, मर्चेंट बैंकर लाने पड़ते हैं, इतना सारा काम होता है, उनके ऊपर भी तो भाई पैसे खर्च करोगे। आती है बात समझ में? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, अपनी कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड को भी देखना है। क्लियर? अच्छा भैया ये बताओ, ये तो आप समझा रहे हो, हमें कौन सा सब्जेक्टिव लिख कर आने, इसलिए मैं सब्जेक्टिव पढ़ा भी नहीं रहा। मैं तो आपको कह रहा हूँ, जब आपसे MCQ के अंदर पैसा लेने के लिए खर्चा करने की बात हो रही होगी तो वहाँ पर आप क्या लगा कर आएंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट। जब आपसे बात हो रही होगी कि हमारा ऑपरेशनल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, इनकी बात हो रही होगी, पूछेगा कौन सा फैक्टर ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन शुड बी कंसीडर, तो क्या बोलोगे? रिस्क। जब आपसे बात हो रही होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, तो क्या लगाओगे? तब आप कॉस्ट लगाओगे। समझ में आ गई बात? हाँ या ना। MCQ में अंदर की कहानी देता है और बाहर की कहानी आपसे टिक करवाता है, यही आते हैं MCQ। पिछली बार का BST का पेपर ऐसा पेपर था भाई साहब, पूरा का पूरा जैसे NCERT की किताब में से लाइनें लिख दी हो वहाँ पर बस।
एनसीईआरटी की किताब की लाइन उठाई, लिखी, नीचे 4 ऑप्शन दिए, बात खत्म, कह रहा टिक लगाओ क्या आएगी। आ रही है बात समझ में? वर्ड टू वर्ड कहीं कुछ चेंज नहीं, यूं ही एनसीईआरटी ये सब कुछ उठा के डाला। अगला देखो जी, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर आपकी पोजीशन अच्छी है तो या खराब है, उसको भी क्या करना चाहिए, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हुए आपको कंसीडर करना चाहिए। सही है कि मैं पैसा उधार लूँ या मैं पैसा उधार ना लूँ। यूजुअली इफ़ यू हैव अ गुड कैश फ्लो पोजीशन यू कैन गो फॉर द डेप्ट, अदरवाइज यू शुड नॉट गो फॉर द डेप्ट। आपको डेप्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्लियर है सर? आपको समझ में आ रही है बात? चले, अगला आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी पीछे आया था ऑपरेशनल रिस्क वाली, मैंने बात करी थी। तो बेटे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेशनल रिस्क का ही एलिमेंट है। जितनी ज़्यादा हमारी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, जैसे मान लो मेरी बिल्डिंग भी किराए पर है, मेरी मशीनें भी किराए पर हैं, मेरी लैंड भी किराए पर है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है, अगर मेरे पास ऑलरेडी स्टैंडिंग खर्चे बहुत सारे होते हैं तो ऐसे में हमें डेप्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्लियर? अगला आता है आपका कंट्रोल कंसिडरेशन। आपके व्यापार पे आपका नियंत्रण, आपका कंट्रोल। अगर आप अपना कंट्रोल, वत्स भाई आप बताना, अगर आप अपना कंट्रोल किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, कर सकते हो। ऊपर लिखा हुआ आया XYZ लिमिटेड नीड्स 100 लाख रुपीज़ फॉर द एक्सपेंशन एंड दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू शेयर देयर कंट्रोल विद अदर्स। सो व्हाट विल बी द सुटेबल फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव? कौन सा फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव अच्छा होगा? इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी अबव। क्या लगा कर आओगे? वो अपना कंट्रोल बांटना चाहते हैं दूसरों के साथ, कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए? दोनों? नहीं। जब आप अपना कंट्रोल दूसरों के साथ बांटने को तैयार हो तो आपको जाना चाहिए शेयर कैपिटल की तरफ, क्योंकि डिवेंचर में आपका कंट्रोल नहीं जाता किसी के पास, कंट्रोल आपके ही पास रहता है। डिवेंचर तो उधार देने वाले लोग हैं, आपने मेरे को उधार दे दिया, सपोज करो सात्विक भाई ने मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दिए, अब कल आके मेरे को ये बताएंगे भैया ऐसा है बैच इतने बजे नहीं चलने का, बैच 2:30 बजे चलाने का कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा क्यों, तुम क्यों बता रहे हो? कह रहा अच्छा 10 लाख रुपए उधार दिए मैंने आपको, अब मेरे हिसाब से बैच चलेगा, 2:30 बजे बैच चलाने का कोई तरीका नहीं है, बच्चे दोपहर को खा पी के सोएंगे, तुम्हारा बैच अटेंड करने आएंगे। मैंने कहा हाँ ये तो पहले बहुत सही बात कह रहे हो तुम, ठीक। तो उधार वाला बंदा आपको कंट्रोल नहीं करता। लेकिन एक बात बताओ, अगर सात्विक भाई मेरे पार्टनर बन जाएं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेंगे, मेरा कंट्रोल कंसिडरेशन इनके साथ शेयर हो जाएगा, क्योंकि ये भी मालिक मैं भी मालिक। क्लियर? आती है बात समझ? बेटे देखो एक बात समझना, जो बच्चे अब तक इस बात से परेशान रहे कि भैया हमें समझ तो बहुत आता है, हमें समझ तो सब आ जाता है, लेकिन ना वहाँ हम सब्जेक्टिव में लिख नहीं पाते, सब्जेक्टिव में हम लिख नहीं पाते, ठीक है बेटे। उन्हीं गरीबों के लिए खोली है इन्होंने CUET, उन्हीं के लिए खोला गया है CUET। आई प्लीज, योर गुड नेम? आप ओके, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था शायद। ओके बेटे, आपकी 4-5 क्लासेस तो मिस हो चुकी हैं, ठीक है। अभी आज जो हमारी संडे की क्लास थी बिजनेस स्टडीज़ की थी, और आज हमने अभी चैप्टर स्टार्ट करा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। जो क्लासेस किसी भी बच्चे की मिस हुई हैं वो मुझे मालूम है, अगर आप लोग बात करें तो अभी हमने अकाउंट्स की 4-5 क्लास करी थी, अभी आप लोगों का जो मिस हुआ है वो NPO मिस हुआ है, ठीक। NPO मिस हुआ है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मिस हुआ है, ये 2 चैप्टर आपके मिस हुए हैं। उनकी आपको बैकअप क्लास मिल जाएगी और प्रॉब्लम के लिए फेस टू फेस हम लोग बैठ लेंगे, ठीक है। चलो जी बेटे शांत हो गए, आराम से मेरी बात सुने। बेटे बिजनेस स्टडीज़ का हम एक चैप्टर शुरू करे बैठे हैं अभी, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक। आप लोग CBSE बोर्ड से ही हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने अभी अभी स्टार्ट करा, 12th क्लास का आपका चैप्टर है, पार्ट B में आता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, कुछ बच्चे यहाँ के हैं कुछ बाहर के हैं, बात एक अलग है। तो बेटे जरा समझिएगा, 2 मिनट का रिव्यू देता हूँ भाई, फटाफट से सुन लो सब लोग, क्योंकि सब कंफर्टेबल हो जाएं। बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो चैप्टर है और ये जो टॉपिक है, ये डील करता है इस बात से कि हम ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें किसे मैनेज करना है? फाइनेंस को मैनेज करना है, पैसे को मैनेज करना है। पैसे की मैनेजमेंट क्या है भाई? उधार उतना ही लो, पैसा उतना ही लो जितने की आपको रिक्वायरमेंट हो। तो 2 बातें कहता है बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपके सामने लिखी है स्क्रीन पर। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट,
बेटे ऑप्टिमल का मतलब जितने की मुझे रिक्वायरमेंट है, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम, बीच में कहीं ऑप्टिमल, ठीक। एज वेल एज यूजेस ऑफ द फाइनेंस, यानी कि पैसे को उतना ही रेज करो जितना ज़रूरी है और वहीं पर लगाओ और उतना ही लगाओ जितना ज़रूरी है, वेस्टेज ऑफ फंड नहीं होनी चाहिए। ये हमें सिखाता है पूरा चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर। उसके बाद आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि इस चैप्टर के अंदर आते हैं 3 डिसीजन। कितने डिसीजन आते हैं? 3। फर्स्ट डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन, हम पैसे लगाते हुए किन बातों की बात करें, किन फैक्टर्स को हम ध्यान रखें। बेटे अभी आप लोग जैसे नए बैठे, आप लोगों में एक बार अपनी पुरानी बात 2 सेकंड में बता दूं दोबारा। हमारा CUET 2023 का पूरा पेपर NCERT बेस्ड होगा। इधर उधर हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको हाथ ना मारने पड़े इसलिए मैंने अपना दिमाग ऑलरेडी मार लिया है। सारी वर्कशीट, सारे नोट्स पूरी तरीके से किस पर बेस्ड हैं? NCERT पे। तो जब पूरा मटेरियल आपको सही से मिलेगा NCERT का, करेक्ट, कोई क्रॉस वेरीफाई करना चाहे NCERT उसके पास होगी, जाकर कर सकता है। हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं NCERT पे, ठीक। बस NCERT को बेस बनाकर चल रहे हैं और पूरा पेपर उसी में से आएगा। आपको बाजार से उधर उधर की किताबें खरीद कर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चैप्टर के अंदर कम से कम कहीं 60 MCQ, कहीं 70 MCQ करा रहा हूँ। दैट विल बी मोर देन इनफ। आ रही है बात समझ में? इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखें जी, तो हमने एक डिसीजन हमने लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा हमने डिसीजन कौन सा लिया? फाइनेंसिंग डिसीजन। बेटे फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब था कि हम पैसे रेज कहाँ से करें और पैसे रेज करते हुए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। क्लियर। अब आते हैं डिविडेंड डिसीजन पर। किस पे आते हैं? पहले तो मुझे ये बता दो डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड क्या होता है? पोर्शन ऑफ द शेयर विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर को बांटा जाता है। अब इनमें MCQ कहाँ से आएंगे? बेटे जरा सामने देखना, 3 पॉइंट ये रहे, 6 पॉइंट ये हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट ये हैं, ठीक। तो आप मानकर चलिए लगभग 20 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। ये 20 पॉइंट्स नहीं है, 20 MCQs हैं। 20 MCQs हैं ये। इनमें से किसी के अंदर की भी एक लाइन उठाकर वहाँ पर रखेगा और कहेगा बताओ यहाँ पर कौन सा डिसीजन अप्लाई होता है। क्लियर है? आती है यहाँ तक की बात समझ में? अब आ जाओ बेटे डिविडेंड डिसीजन में। जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है? अगर हम अपनी अर्निंग्स को देखकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा फैक्टर आता है? अमाउंट ऑफ अर्निंग। यूजुअली अगर हमारी अर्निंग ज़्यादा हो तो हम डिविडेंड भी कैसा देते हैं? ज़्यादा देते हैं। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। और देखो हर एक पे छोटी छोटी केस स्टडीज़, छोटी सी केस स्टडी कि एक कंपनी है उसकी जो अर्निंग है वो स्टेबल है। लास्ट ईयर दे वर अर्निंग 20%, नाउ दे आर अर्निंग 22%, नेक्स्ट दे आर एक्सपेक्टिंग दे विल अर्न 25%। तो एक स्टेबल अर्निंग है उनकी, ठीक। तो ऐसे में कंपनी को डिविडेंड कैसा देना चाहिए? हाई, लो, मॉडरेट, नन ऑफ द अबव। तो आपका क्या है? आपकी NCERT कहती है हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर स्टेबिलिटी है तो डिविडेंड कैसा जाएगा? हाई। आती है बात समझ में? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। बेटे इसका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड। क्या देखना है आपको? ट्रैक रिकॉर्ड। अगर मैं लास्ट ईयर 10% डिविडेंड दे चुका, लास्ट टू लास्ट ईयर मैं 9.5% डिविडेंड दे चुका, 2 साल पहले मैं 9% डिविडेंड दे चुका, यानी कि लगभग मैं हर साल अपना डिविडेंड 0.5 से इंक्रीज करता हूँ। क्लियर। तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? इस बार 20% डिविडेंड बांट दूँ? ऐसा करना चाहिए मुझे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आ रही है बात समझ में? बर्बादी हो जाएगी बेटे बहुत बड़ी, ठीक। इसकी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आगे चलकर, अभी वो भी डिस्कस करूँगा, ठीक। तो आपको डिविडेंड देते हुए डिविडेंड का क्या देखना चाहिए? ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। क्लियर होती है बात? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो अगला आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हर बच्चा ध्यान से समझे, बच्चा गलत कराता है पेपर में। अभी आपको MCQs भी कराऊंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी बस आप समझने की कोशिश करें सारी बातों को।
ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे इन फ्यूचर कोई डाइवर्सिफिकेशन करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ठीक, तो ज़्यादा अच्छा ये है ना कि कुछ पैसा मेरे खुद के पास भी हो, या सब कुछ ही मांग कर लाऊंगा दूसरों से? क्या अच्छा है बताओ? कि थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास भी हो। तो जब मुझे पता होता है कि मैं फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे पास, मैं इन फ्यूचर एक्सपेंशन करूँगा अपने बिजनेस को, ठीक, एक्सपेंड करूँगा, तो मुझे कुछ पैसा अपने पास भी बचा कर रखना चाहिए, करेक्ट? तो उसको, उस केस में हम क्या करेंगे बताओ? जब अपने पास पैसा बचा कर रखना चाहिए तो डिविडेंड क्या कर देंगे? कम, और रिटेन्ड अर्निंग कर देंगे ज़्यादा। दो ही बातें होती हैं। बचाए हुए पैसे के दो ही काम आप कर सकते हैं, या तो आप पैसे बचा लीजिए या आप पैसे बांट दीजिए। बचाए हुए पैसों को हम क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए पेपर में आपको एक ऐसी केस स्टडी मिलती है, एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन मिलता है जहां पर वो आपसे कहता है कि आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ऐसे में वो आपसे पूछेगा डिविडेंड कैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो कहना जी हम तो डिविडेंड ऐसे में कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उल्टा भी पूछ सकता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, रिटेन अर्निंग्स कैसी रखोगे? तो जी हम अपनी रिटेन अर्निंग को ज़्यादा रखेंगे, अपने पास बचाकर ज़्यादा पैसे रखेंगे। क्लियर होती है यहाँ तक की बात? ठीक, संस्कार समझ में आ रही है बात? चलिए अगला आता है कैश फ्लो पोजीशन। बेटा एक बात बताओ, कैश फ्लो पोजीशन की अगर हम बात करें, अगर हम डिविडेंड, सपोज करो मैं कंपनी हूँ, तुम सब जो है शेयर होल्डर हो, मैं तुम सबको कह दूँ टेंशन मत लो भाई, सबको मिलेगा 20% डिविडेंड, हम सबको देंगे, कह दिया बस। अब बेटे कहते के साथ ही अनन्या तो मुझे कल ही पकड़ लेगी, कह रहे तुमने कहा था 20% डिविडेंड दोगे, कहाँ है पैसे? पैसे दो। मैंने कहा हाँ बेटे दूंगा दूंगा। अगले दिन तो अनन्या आई थी, 2 दिन बाद 4 लोग और आ जाएंगे, कहेंगे आपने कहा था डिविडेंड दोगे, लाओ दो। बेटे डिविडेंड केवल प्रॉमिस नहीं होता, डिविडेंड आपको कैश में पे भी करना पड़ता है। तो ये बताओ, अगर तुम्हारे पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप क्या देंगे? हाई रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का रेट कैसा रहेगा? हाई रहेगा, अदरवाइज लो रहेगा, क्योंकि डिविडेंड का पे आउट कैश में होता है। क्लियर? ये केवल प्रॉमिस नहीं है कि मैंने आपसे कह दिया और आप मान गए और आप भी खुश और मैं भी खुश, ठीक, केवल डिजिट में चलने वाली चीज़ नहीं है। आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, आपको उनके बैंक अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे। क्लियर? आगे आता है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। इस पर एनसीईआरटी का एक बहुत पुराना और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपकी कंपनी में ऐसे लोगों ने पैसा लगा रखा है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? रेगुलर इनकम चाहते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स हैं, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सीनियर सिटीजन्स ने पैसे लगा रखे हैं और सीनियर सिटीजन क्या चाहते होंगे? एक रेगुलर इनकम चाहते होंगे, तो ऐसे में आप डिविडेंड कैसा देते हैं? हाई देते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, इस पर आप फोकस करना। शेयर होल्डर होते हैं हमारे 2 टाइप के। अगर बेटे किसी को ट्राइपॉड की वजह से कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो थोड़ा एडजस्ट होके बैठ जाओ, इधर उधर। सबको दिख रहा है सब ठीक से? ठीक। शेयर होल्डर होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2। एक होते हैं बिग, एक होते हैं स्मॉल। ठीक है? ठीक। अब सपोज करो बिग शेयर होल्डर में हमारी रीवा दीदी। रीवा दीदी बिग शेयर होल्डर है, बड़े लोग, बड़ी बात है, अपनी कंपनी के करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं इनके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो क्या ये मेरी कंपनी से डिविडेंड चाहती होंगी? ये क्या चाहती होंगी? भैया आप मेरे पैसे ले लो, इन पैसों को इन्वेस्ट करो और मेरे पैसों को डबल ट्रिपल करके फिर मुझे वापस करना, मुझे थोड़े थोड़े पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो बेटे जो बिग शेयर होल्डर्स होते हैं, सामने देखिए, जो बिग शेयर होल्डर्स होते हैं वो लो रेट से डिविडेंड ले लेते हैं, कम रेट से डिविडेंड एक्सेप्ट कर लेते हैं। सही है? कम रेट से काम चला लेते हैं, कहते हैं हमें तो चाहिए भी नहीं, क्यों दे रहे हो? अगर सपोज करो अंबानी ने किसी कंपनी में अपने पैसे लगा रखे हैं, वो डिविडेंड नहीं चाहता वहां से, वो क्या चाहता है? ग्रोथ। कह रहा मेरे पैसे बढ़ा कर देना। तो बिग शेयर होल्डर हमेशा कैसा चाहते हैं? लो रेट से डिविडेंड। और जो स्मॉल शेयर होल्डर, बेटे गरीब हमारे तुम्हारे जैसे, तो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हाई रेट से डिविडेंड। बेटे मैं तो अपनी बात कर रहा था, ठीक है? हाँ ये बात भी है बेटे। बेटे मैं
गरीब जैसे मैं, स्मॉल जैसे मैं, बस खुश। अगला आता है टैक्सेशन पॉलिसी। क्या आता है? टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स लगाना। पहले ये बताओ, डिविडेंड पे टैक्स लगता है? डिविडेंड जैसी इनकम पर टैक्स लगता है? लगता है। डिविडेंड पर टैक्स लगता है। कंपनी आपको डिविडेंड में से टैक्स ऑलरेडी कट करके देती है। देखो जी, सामने देखना बेटे, टैक्सेशन पॉलिसी, डिविडेंड पर भी एक टैक्स लगता है, उसको सीडीटी बोलते हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक, सिंपल है। अगर टैक्स रेट हाई है, कैसी है? हाई है, कंपनी डिविडेंड देगी और उसमें से बहुत सारे पैसे कौन ले जाएगा अपने पास? गवर्नमेंट। तो ऐसे में क्या करो? डिविडेंड कम दो, ताकि गवर्नमेंट के पास भी कैसा जाए? कम जाए, अपने शेयर होल्डर के पैसे को बचाओ। तो अगर सपोज करो टैक्स रेट, अगर आपकी टैक्स रेट हाई है तो आपको डिविडेंड देना चाहिए कम। डिविडेंड कैसा देना चाहिए? कम देना चाहिए। सही बेटे, सब्जेक्टिव पेपर देने तो नहीं जा रहे ना, क्या देने जा रहे हैं? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू उन्हीं बच्चों के लिए बना है जिनके बस की रटना नहीं है। रटना है नहीं, समझना है बातों को। जितने अच्छे समझ लोगे आंसर एमसीक्यू का, उतना अच्छा दे आओगे। समझे बात? उन्हीं बच्चों की लिमिटेशन खत्म हुई है जिनको रटा नहीं जाता था। कह रहा हम रटते रहें, बैठ के इन चीज़ों को लिखते रहें, क्योंकि भाई सीबीएसई तो देखो लिखने के नंबर देता है। ठीक, संस्कार कह रहा मेरे लिए बनी है सीयूईटी। लड़के का टारगेट है बेटे एसआरसीसी, उससे नीचे रुकेगा नहीं है। संस्कार का है? मम्मी फोन कर देंगे वहाँ तो फिर मिल जाएगा। अच्छा भाई, हमारे भी 2-4 बच्चे करा देना। चलो कोई बात नहीं। नहीं भैया, टारगेट तो हाई रखना चाहिए। देखो, टारगेट हाई रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक। अच्छा, टैक्स रेट अगर क्या है? लो है। अगर मेरे बेटे टैक्स रेट कैसी है? लो, तो ऐसे में आप ज़्यादा डिविडेंड भी दे सकते हैं। हाई रेट ऑफ डिविडेंड भी आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अभी जब आप एमसीक्यू करेंगे और बेटर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, एक पहले केस स्टडी बताता हूँ, तब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तब आपको बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक XYZ लिमिटेड ने लास्ट ईयर 20% डिविडेंड डिक्लेयर करा था। अब की बार कंपनी ने 5% डिविडेंड डिक्लेयर करा है। तो मार्केट के अंदर पीपल आर डिससेटिस्फाइड और उन्होंने, लोगों ने शेयर्स उसके बेचने शुरू कर दिए। लोगों ने क्या कर दिया? शेयर्स सेल आउट कर दिए। अब आपको भी पता है, अगर मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी तो मार्केट प्राइस कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये केस स्टडी पूछी, करेक्ट। अब नीचे लिखा है, विच फैक्टर ऑफ डिविडेंड डिसीजन हैज़ बीन हाईलाइटेड हेयर। डिविडेंड देने का कौन सा फैक्टर यहां पर हाईलाइट किया गया है? डिविडेंड देने के सारे फैक्टर्स होते हैं, इनमें से कोई से भी 4 लिख कर दे देगा वहां पर। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो करा इसने डिविडेंड देने से, स्टॉक मार्केट में क्या हो गई? एकदम से हलचल हो गई। तो यहां पर कौन सा फैक्टर लग रहा है? स्टॉक मार्केट रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? ये जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं आपके ABCD, जो आपके MCQ में 4 ऑप्शन आएंगे। इनके ऊपर की केस स्टडी घूमती रहेगी, बार बार बदलती रहेगी, और नीचे 4 ऑप्शन इन्हीं में से आएंगे और वो आपसे पूछता रहेगा, बताओ डिविडेंड देते हुए कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, या इसमें कौन सी बात का ध्यान रखा गया है, या कौन कौन से फैक्टर अप्लाई हो रहे हैं। A हो रहा है, B हो रहा है, बोथ हो रहा है, नन ऑफ दी अबव हो रहा है। क्लियर है बात? हाँ या ना? आगे चलिए। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। बेटे ये सपोज करो ये अनन्या दीदी हैं, अब बहुत वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती हैं, कितना पैसा पता ही नहीं, ठीक। अब इन्हें कोई भी खर्चे के लिए अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, सुन लिए बात ध्यान से, मेरे मसाले में अपना मसाला मत मिलाया करो, मेरे को कहने दिया करो जो कह रहा हूँ, ठीक। अब इनके पास सपोज करिए वेल ऑफ फैमिली से हैं, इनको पैसों की कोई अपने पास सेव वेव करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कभी भी जब भी मम्मी के पास जाती हैं, मांगती हैं पैसे, मम्मी दे देती हैं। पापा के पास जाती हैं, पापा दे देते हैं। तो इन्हें बचाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है?
वो गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने की। बेटे उसके कंपैरिजन में मान लो मेरी तरह एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास फैमिली का आदमी, वो जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है वो जिससे मांगने जाता है वो उसे टाइम पे पैसे नहीं देता, उसे लगता है कि मिलेंगे नहीं। तो भाई मुझे तो फिर जोड़ के रखने चाहिए ना पैसे, बोलो हाँ या ना। ठीक, यानी कि जो बाजार में जाए और उसे आसानी से पैसे मिल जाएं तो उसे तो जोड़ के रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। वो क्या करे, सारा डिविडेंड बांट दे। तो बेटे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनका डिविडेंड पे आउट रेशो कैसा होता है, अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें पता है जब भी उन्हें अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए या किसी और काम के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, दे कैन ईजिली एक्सेस टू दी कैपिटल मार्केट। वो कैपिटल मार्केट में जाएंगे और उनको कैपिटल मार्केट से पैसा मिल जाएगा। क्लियर, आती है बात समझ में। ठीक बेटे, जो बच्चे फर्स्ट डे बैठे हैं उनके लिए बता दूं, ये समरी है यहाँ पर समझाने के लिए। इसके डिटेल नोट्स हम अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड कर देते हैं और उस गूगल ड्राइव का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है। वो फोल्डर CUET 2023 के नाम से, उसका एक्सेस सारे बच्चों के पास होता है, क्योंकि कई बार होता है हम व्हाट्सएप वगैरह पे डेटा आपको शेयर कर रहे हैं, आपने पूरी चैट डिलीट मार दी, सारे नोट्स वोट्स पता नहीं कहाँ पड़े हैं, पता ही नहीं। आप खो भी दें कोई बात नहीं, गूगल ड्राइव में पड़ा है, लिंक आपके पास है। अच्छा भैया हम तो इतने अच्छे वाले, हम तो लिंक भी खो देते हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे से लिंक मांग लेना दोबारा, मैं आपको दोबारा से लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। उस फोल्डर के अंदर अकाउंट, इको, BST, जर्नल टेस्ट, इंग्लिश सब एक ही जगह मिलेगा। क्या कि जब तुम्हारा पढ़ने का मन करे वो फोल्डर आप खोलें और उसके अंदर से जो आपको चाहिए वो आप ले लें। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, आगे चलने जी। बेटे ध्यान से सुनना, इन दोनों पर, लास्ट वाले दोनों पर लगभग मुझे उम्मीद है इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बेटे, बेटे बोर्ड से पहले भी जो मैंने चीजें लगभग क्या के बताई थी वो सब आई थी पेपर में। ठीक है, लीगल कांस्टेंट की बातें करते हैं हम। लीगल कांस्टेंट क्या होता है भाई साहब? सुनो, आपके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, आपके ऊपर सेबी अप्लाई होता है, करेक्ट। इनमें अगर आपको सपोज करो डिविडेंड देना है तो क्या पहले आपको कंपनीज एक्ट के बारे में पता नहीं होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट में डिविडेंड से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है? इसीलिए तो कंपनीज क्या करती हैं, CA, CS इन्हें हायर करती हैं, क्योंकि इन्हें कंपनीज एक्ट के बारे में पता होता है। वो गाइडेंस देते हैं कि भाई आप इतना डिविडेंड दे सकते हो, इतना डिविडेंड नहीं दे सकते। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर आप डिविडेंड देते हुए किसी एक्ट, किसी रूल, किसी रेगुलेशन की बात करते हो तो वहां पर आएगा लीगल कांस्टेंट। क्या आएगा? लीगल कांस्टेंट। हिंदी में बोल दूं, लीगल का मतलब होता है कानूनी और कांस्टेंट का मतलब होता है रुकावट या अड़चन। यानी कि आपको एक बार लीगल रुकावटों का भी क्या कर लेना चाहिए, ध्यान कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए एक बार। ठीक है, अच्छा जी, तो जब भी कंपनीज एक्ट, सेबी ऐसी कोई बात करेगा तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? लीगल कांस्टेंट लगाएंगे। क्लियर है, वर्ड्स क्लियर है भाई? कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट, दोनों अलग अलग हैं थोड़े थोड़े से। कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट, मैंने बैंक से लोन ले रखा है और वहां पर मैंने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि जब तक मैं आपका 50% लोन पे आउट नहीं कर दूंगा, मैं 10% से ज़्यादा का डिविडेंड नहीं दूंगा। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट। आपने कहीं क्या कर रखा है, कोई साइन कर रखा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डिविडेंड से रिलेटेड। क्लियर, हाँ या ना? बेटे पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी केस स्टडी वो आ सकती है, करेक्ट। और इनमें से ये जो यहाँ लिखे हैं ये सब क्या है? आंसर हैं, ये सब MCQs हैं। क्लियर, हमने 3 डिसीजन क्लियर करे। पहला डिसीजन तो, पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। वहां लिखा है इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बताओ चारों में से कौन सा डिसीजन नहीं है? फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन का पार्ट नहीं होते, डिसीजन 3 ही होते हैं। क्लियर होती है बात? कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डिटेल आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, नहीं तो इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से। इतना समझें और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs पर प्रैक्टिस करें। ठीक, हर एक चैप्टर के अप्रॉक्सीमेटली 50-60 इतने MCQs आप करें, चिंता मत करना, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी आराम से। बिल्कुल 25 MCQs आज कराऊंगा, 25 MCQs की वर्कशीट आपको भेजूंगा, वो आपको खुद करनी है।
ठीक, सॉल्यूशन वाला ऑन करके भेजूंगा, ठीक है। मैं कल ध्यान नहीं रहा मुझे, ठीक है, मैं कर दूंगा आज। चलें जी, नेक्स्ट आते हैं। चलिए जी, अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखें जी, एक कॉन्सेप्ट है यहां पर सामने, देखिए सब जल्दी से। एक कॉन्सेप्ट है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक। फाइनेंशियल प्लानिंग एंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। बेटे फाइनेंशियल प्लानिंग फंड की अवेलेबिलिटी की बात करता है, फंड के यूजेस की बात नहीं करता। ऊपर देखना जरा, प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस, अगर ये वर्ड लिखा है तो दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगर लिखा हुआ रहा है जब मुझे जितने पैसे चाहिए हों उतने पैसे मेरे पास हों, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं लैंग्वेज लिख कर दूंगा ये, और इसके नीचे ऑप्शन दूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। करेक्ट? तो आपको ये लैंग्वेज पढ़कर क्या टिक लगाना है? फाइनेंशियल प्लानिंग पर। क्लियर है? टिक नहीं लगाना, वो स्क्रीन पे वो जो आएगा ऑप्शन वहाँ ABCD, वहाँ क्लिक करना है, क्लिक करना है, टिक नहीं लगाना। ठीक, सही है? क्या पूछे बहन, बताना। हम बेटे वही तो कर रहे हैं, टिक नहीं लगाना माउस से। बेटे माउस होता है साथ में, पता है आपको, माउस होता है, उसके अंदर एक एरो आता है, उसको ऐसे ऐसे करके क्लिक 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 करते हैं, ठीक हो जाता है बस। ये भी करके दिखा देना सर, हम भी लोग के आए बच्चे। हाँ बेटे तुम तो बेटे देखो, अगर तुम बिलो पॉवर्टी, ठीक है बेटे, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, क्लास रिकॉर्ड हो रही है आज की। चलो, तो टू एंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम, सही समय पर मेरे पास सही अमाउंट में पैसा होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? NCERT 2 ही ऑब्जेक्टिव बताती है इसके, पेपर में लिख के आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? करेक्ट? जो मर्जी लिखा हो, NCERT 2 ही कहती है, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड और डज नॉट रेड रिसोर्सेज अननेसेसरली। आप कोई रिसोर्सेज भी अननेसेसरी ना लें, उतना ही पैसा लें जितने की आपको ज़रूरत है। 2 ही ऑब्जेक्टिव है वहाँ, 2 से तीसरा है नहीं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके पास पैसा हो जब आपको ज़रूरत हो, और आप रिसोर्सेज को अननेसेसरी रेज ना करें बिल्कुल भी। क्लियर? चलें सर आगे। अगला जी, अब बेटे ध्यान से सुनना, अगर आपने 12th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा होगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी पढ़ी होंगी जरूर। इंपॉर्टेंस NCERT ने हेडिंग्स में नहीं दे रखी, पॉइंट्स में दे रखी हैं। कैसे रखी हैं? पॉइंट्स में। और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा सर, इंपॉर्टेंस पे कैसे आ जाएगा क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सही, इनमें से कौन सी फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है, कौन सी फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। तो इन चीज़ों पर क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है आपको? अच्छा ये बताओ, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये आपको आसान लग रहे हैं या टफ लग रहे हैं? आसान लग रहे हैं। आपको बताऊँ पिछली बार कैसा क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन आया था CUET में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? पहला आंसर था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। दूसरा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। समझिए आप मेरी बात? ऐसा क्वेश्चन आया था। करेक्ट? और कितने नंबर थे? 5 नंबर। एक क्लिक करने के 5 नंबर। सही? तो ऐसा नहीं बहुत लंबे चौड़े बहुत टफ क्वेश्चन आए क्वेश्चन, लेकिन तब कर पाया बच्चा जब उसने NCERT पढ़ी हुई थी। सही है? पिछले साल ज़्यादा तैयारी भी नहीं कराई गई थी बच्चों की। पिछली बार BST में एक लड़की हमारे यहाँ की 100 परसेंटाइल ले आई। 100 परसेंटाइल। मुझे लगता है मैं पेपर देने जाऊँगा शायद मेरी भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग के चक्कर में एक आधा क्वेश्चन गलत कर दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है।
अगर मैं CUET देने चला जाऊँ तो 100 परसेंटाइल मेरी भी नहीं आएगी BST में, क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचूंगा और मैं सोच के गलत कर दूंगा। कभी कभी ज़्यादा सोचना भी गलत होता है। तो उसने पेपर में उतना ही सोचा होगा जितने की ज़रूरत होगी। समझे बात? तो भाई 100 परसेंटाइल लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 40 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं, करके आ सकते हो तुम, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब से पहले भी तो पेपर में 20 MCQ करके आते ही थे। 20 में से किसी के 17 सही होते हैं, किसी के 16 सही होते हैं, किसी के 18 सही होते हैं। बस वहाँ तुक्का मत मारना, क्योंकि वहाँ नेगेटिव मार्किंग है। आ रही है बात समझ में? 40 क्वेश्चन 40 की 40 बिल्कुल सही, बस इतना सा काम है। कर सकते हो? हाँ कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे। अब देखिए जी, इम्पॉर्टेंस क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से सामने देखो। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बेटे? पहला पॉइंट है फॉरकास्टिंग। क्या है? फॉरकास्टिंग। आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हो। दूसरा, बिजनेस शॉक्स को क्या करते हो? अवॉइड करते हो। अगर मान लो मैं पहले ही सोच के चल लूँ कि सो एंड सो डेट पर मुझे अपनी EMI पे करनी है, पहले से ही अरेंज करके चल लूँ, तो अचानक से एक झटका तो नहीं लगेगा ना कि यार अचानक से कोई पैसे मांगने आ गया। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। बिजनेस के अलग अलग फंक्शन है। मान लो मैंने आपको पैसे देने हैं, मैंने आपसे गुड्स खरीदा था, तो भाई मैंने किसी को माल बेचा भी तो था, उससे पैसे लेने भी तो हैं। तो परचेजिंग और सेलिंग का फंक्शन आपस में क्या हो गया? कोऑर्डिनेट हो गया कि भाई अगर जब किसी को देने की डेट पास आएगी तो मन में ये भी तो आएगा यार उससे लेने भी तो हैं पैसे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इन दोनों को आपस में क्या कर देती है? कोरिलेट कर देती है। क्लियर? नेक्स्ट है वेस्टेज और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जो है कम हो जाते हैं, पैसे की वेस्टेज कम होती है। टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर को हम आपस में क्या लिंक करते हैं? जोड़ देते हैं। पेपर में ये लिख कर आ गया विच कॉन्सेप्ट लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, और नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंशियल प्लानिंग। तो भाई फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? प्रेजेंट और फ्यूचर को आपस में क्या कर देती है? कनेक्ट कर देती है। फ्यूचर में पैसे की जरूरत होगी और उसके बारे में सोचकर मैं कब चल रहा हूं? आज ही सोचकर चल रहा हूं। क्लियर है? नेक्स्ट है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो भाई, इन्वेस्टिंग का मतलब है कहां पर पैसे लगाने, और फाइनेंसिंग का मतलब है कहां से पैसे आने हैं। तो एक और बात ध्यान से सुनना, जब ये दोनों बातें एक ही क्वेश्चन में एक साथ हो रही हो तो वहां पर क्या लग रहा होता है? वहां पर लग रहा होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर? कोई डाउट यहां तक तो बताएं आप। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। बिना पढ़े, सामने मत पढ़ो, मुझे बताओ तुम्हें कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता है। भैया मिक्स बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, कितना पैसा मैं अपने पास से लगाऊं और कितना पैसा मैं दूसरों से लेकर लगाऊं, दोनों का मिक्स इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। सही है? यहां पर क्वेश्चन ये आता है, आपको कोई सिचुएशन दी होगी और आपको उस सिचुएशन में ये पूछेगा कि आपको डेब्ट लेना चाहिए या आपको इक्विटी लेनी चाहिए। डेब्ट और इक्विटी, कोई भी सिचुएशन, थोड़ा सा सामान्य ज्ञान, थोड़ा सा पढ़ा हुआ ज्ञान आपके काम आएगा। ठीक। एक सिंपल सी बात बताना मुझे, उन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे ही नहीं ना। सर आप बताओ, अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन या मेरी कैश फ्लो पोजीशन, या मैं ये कह दूं आई एम फेसिंग टाइट लिक्विडिटी, क्या फेस कर रहा हूं मैं? टाइट लिक्विडिटी, क्या मुझे लोन लेना चाहिए? टाइट लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? जिसे हमारे घर में पापा मम्मी कह देते हैं पैसे मत मांगियो, पैसे मत मांगियो, हाथ बहुत तंग चल रहा है। तो जिसे आपके घर में हाथ तंग कहना कहते हैं कि हाथ बड़ा टाइट चल रहा है, उसे हम कहते हैं टाइट लिक्विडिटी। पैसा कैसा हमारे पास? थोड़ा कम है, कैश कम है। कैश कैसा? थोड़ा सा कम है। तो क्या आप ऐसे में उधार लेने की सोचोगे? भाई मैं तो नहीं सोचूंगा। सिंपल बात है, हम क्यों लेंगे उधार भाई जब पैसे नहीं है हमारे पास तो बेटे ये सारे पॉइंट किस में कवर होते हैं हमारे? ये सारे पॉइंट हमारे कवर होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। मैं इनमें से कुछ खास पॉइंट हैं जो आपको बताना चाहूंगा, वो ध्यान से सुनिएगा बेटे। एक तो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और एक है DSCR। ठीक। कल जब आप आएंगे, कल आते के साथ ही सबसे पहले आपको मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके छोटे न्यूमेरिकल कराऊंगा। कल लगभग 30 मिनट 35 मिनट हम इसी पर बात करेंगे। ठीक। अब अगर हम आगे बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर, बेटे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये अच्छा आ रहा है, अगर ये बढ़िया आ रहा है तो आपको डेब्ट लेना चाहिए।
दूसरा आता है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो। DSCR का मतलब होता है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो। बेटे इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर में कैश प्रॉफिट होता है एक तरीके से। क्या होता है? कैश प्रॉफिट होता है। ऊपर होता है कैश प्रॉफिट और नीचे होता है फिक्स्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, जो हमें खर्चा पक्का देना ही देना पड़ेगा। किसका? ओहो सॉरी, अभी आ रहा हूं। इंटरेस्ट, सॉरी मैंने गलती से क्या लिख दिया, ROI। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आती है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट, मैंने ROI का लिख दिया था गलती से। ठीक है, मैं चेक करना चाहता, ये रीवा को आता नहीं आता। ठीक ठीक है, तो चलें जी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट, और इसका फॉर्मूला है कैश प्रॉफिट अपॉन फिक्स्ड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? चलें आगे, आगे चलते हैं। अब आगे छोटे छोटे से दो कॉन्सेप्ट आपके, क्या हो गया भाई, ये भी एक कॉन्सेप्ट था आपका। चलो मैं दोनों आपको एक साथ दिखा देता हूं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। पेपर में ऐसा आ सकता है कि आपको कौन सी सिचुएशन में फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, किस में कम चाहिए। क्लियर? बेटे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, फिक्स कैपिटल भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज है तो आपको फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट है बस जिनको मैं आपको एक बार डिस्कस कराना चाहूँगा। बेटे एक तो है आपका लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और एक है फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। ये दो बस, बाकी सब इतना आता होता है सबको 12th में। इन दोनों की बात कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव और लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, इन दो की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? अब देखें जरा ध्यान से, किसी को याद है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स में क्या था? मैं कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, मान लो मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। नारंग साहब कह रहे हैं भैया क्या है, क्यों गाड़ी खरीद रहे हो? मैंने कहा क्यों? कह रहा आपकी यूज़ तो होती नहीं ज़्यादा। तो कह रहा आप एक काम करा करो, जब भी आपको कहीं जाना हो आप कैब कर लिया करो, कैब बुला लिया करो, कहीं भी चले जाया करो। सही? तो आपको जब ऑल्टरनेट मिल रहा है कोई चीज़ रेंट पे लेने का, तो आप क्यों खरीद रहे हो? अगर मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी पड़ जाए तो वो 2 करोड़ की है, और अगर रेंट पे मिल जाए तो 20,000 रुपये का रेंट है। तो अगर मेरे पास पैसा कम है तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर रेंट पे ले लेना चाहिए। तो अगर सपोज करो इस तरीके के लीज पर लेने के, रेंट पे लेने के ऑप्शन अवेलेबल हैं, अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो आपको लेस फिक्स्ड कैपिटल, आपको फिक्स कैपिटल कैसी चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। दूसरा आता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। बेटे क्या होता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन? एक दूसरे से हाथ मिला लेना, मिलकर काम करना। करेक्ट? जैसे कि किसी ज़माने में ATM अलग अलग चलते थे, हर बैंक का अलग ATM होता था। अब नहीं होता ऐसा। सारे ATM बैंकों ने क्या कर लिया, आपस में हाथ मिला लिए कि भाई मशीन चाहे किसी भी लग रही हो, उसके अंदर कार्ड कोई सा भी लगा सकते हो। बताओ उनका खर्चा बचा या नहीं बचा? हाँ जी बस भाई, खर्चा बचा। अबुल भाई ठीक कह रहा हूँ। क्यों? पहले उनके स्टैंडिंग खर्चे भी, रनिंग खर्चे भी क्या हो रहे थे, ज़्यादा हो रहे थे। जब मिलकर काम कर लिया तो खर्चा कम हो गया। समझ में आती है बात? हाँ या ना? मोहल्ले में मान लो बार बार लाइट चली जाती है और रोज़ लोग बड़े परेशान चल रहे हैं, मेरठ वाले तो रहते हैं इन चीज़ों से परेशान। तो बेटे सपोज करो अगर 5-6 घर मिलकर एक जनरेटर खरीद लें, एक अकेले के लिए तो सबके लिए मुश्किल था वो 3-4 लाख रुपए खर्च करना, और अगर सब मिलकर ले लें तो सबके ऊपर पैसा कैसा आएगा, थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे में फिक्स कैपिटल क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी आपको। करेक्ट? दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगर ये हाई है, खूब मिलकर आप काम करते हो, तो लेस फिक्स्ड कैपिटल, आपको फिक्स कैपिटल कैसी चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। क्लियर? ठीक है, 2 मिनट का समय देता हूं, आप फटाफट से वर्किंग कैपिटल पढ़िए और फिर मैं आपको इसके MCQs करा। चलें जी, पहला MCQ आप ही लोग देंगे आंसर, अभी तो हमने पढ़ाई है। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क। दिस स्टेटमेंट सिग्निफाइज। लास्ट ईयर CUT का ही क्वेश्चन है।
मैंने अपने घर में नहीं बनाया, मैंने अपने घर में नहीं बनाया क्वेश्चन। लास्ट ईयर का CUET का क्वेश्चन है। आप बता दीजिए मुझे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कहाँ होता है ये वर्ड यूज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर? नीचे ये आंसर आए थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, करेक्ट। और अगर आप में से कोई बच्चा कभी NCERT यूज़ करता हो, घर जाके अपनी NCERT खोलना, ये लैंग्वेज, ये सेम टू सेम लैंग्वेज, पूरा का पूरा 1.5 लाइन एज इट इज़ NCERT में से उठाकर यहाँ छापी गई है। समझे बात? तो पूरा का पूरा पेपर NCERT की लाइंस पे था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, लेकिन बेटे नहीं, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, देखो एक बात बताओ, ऐसे तो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, तीनों डिसीजन पार्ट तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही हैं। आ रही है बात समझ में? भाई पार्ट तो तीनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही हैं। तो ऐसे तो जहाँ डिविडेंड डिसीजन लग रहा होगा वहाँ भी लिख दोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसा तो बात नहीं बनेगी ना। किस कॉन्सेप्ट की बात करिए वहाँ पर केवल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, वहाँ केवल फाइनेंसिंग की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर एक पूरी और यही तो बात है, वो यही तो चाह रहे हैं कि बेटा तुम NCERT पढ़ कर आओ। NCERT में यही लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड पे आ जाइए, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस, ये भी क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका भी सही आंसर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल डिसीजन, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है? आसान लग रहा है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है? आपको पता है फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं 3, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। तो भाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, करेक्ट। पेपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि तुम्हें आता है तो पेपर बड़ा आसान है। भाई दुनिया में और भी लोग हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम 31 मार्च को दिया और उसके बाद कह रहे हैं अब हम अपनी आंखें खोलेंगे 20 मई को, सीधा CUET देने ही जाएंगे सीधा। बीच का 40 दिन ये बिल्कुल क्या चल रहा है? अज्ञातवास। 40 दिन हम गायब रहेंगे, बिल्कुल कहाँ है हमें नहीं पता, आपके पूरी ज़िंदगी पढ़ती रहेंगे। वो जाएंगे जब पेपर देने तो हो सकता है वो इसका आंसर भी गलत ही लगा कर आए। समझे बात? चलें जी आगे। अगला देखिए, अ फर्म्स रिसोर्सेज आर स्कार्स in comparison to uses to which they can be put. A firm therefore has to choose where to invest these resources so that they are able to earn the highest possible return for their investors. कौन से डिसीजन की बात हो रही है यहाँ पर? बेटा ये बताओ यहाँ पर किस चीज़ की बात हुई है? पैसा लगाने की बात हुई है, पैसा इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, क्लियर। और पैसा इन्वेस्ट करने की जब बात हो रही है तो वहाँ पर कौन सा डिसीजन है आपका? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्लियर। आगे चलते हैं। अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड एज, अगर आप अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पर लगाते हैं तो उसका दूसरा नाम क्या है? सर क्या है उसका दूसरा नाम? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बेटे नाम है, अब ये तो नाम याद रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पैसे लगाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्लियर। आती है बात समझ में? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन सा कंसीडर नहीं करना चाहिए? तो सिंपल बात, कौन सा कंसीडर करना चाहिए? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट कंसीडर करना चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर करना चाहिए। मैंने नहीं लिखा, कहाँ लिखे हैं? NCERT में लिखे हैं ये 3 पॉइंट। तो ये 3 कंसीडर करने चाहिए। और फोर्थ वन, फ्लोटेशन कॉस्ट। बेटे इन्वेस्ट करते हुए नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट को फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या करना चाहिए? कंसीडर करना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट का आंसर आप ही लोग बताएं। द डिसीजन इज अबाउट द, चलो जिससे पूछूं वो बताना, सब एक एक MCQ बता दो। करीना आप बताएं। दिस डिसीजन इज अबाउट टू क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज।
कैपिटल बजटिंग का मतलब पैसे लगाना होता है। ध्यान से, क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड, पैसा लेना है। आ रही है बात समझ में, हाँ या ना? पता है एमसीक्यू कैसे होते हैं? जैसे मेरठ के लिए एग्जांपल देना बड़ा आसान है। मेरठ में बेटे गड्ढों के बीच में सड़कें और सड़कों के बीच में गड्ढे हैं। आप किसी गड्ढे को ऊपर से देख के अंदाजा नहीं लगा सकते वो कितना गहरा है। हो सकता है वो इतना सा गहरा हो और हो सकता है वो सीधा ही आपको अंदर ले जाए। तो ये क्या है बेटे? गड्ढे हैं ये सब। ऊपर से देखने में आपको लग रहे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन 5 नंबर उड़ा देंगे सीधे। 5 तो अपना खाएंगे और 1 किसी और का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। सावधानी रखनी है बिल्कुल। द डिसीजन इज अबाउट टू क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज। तो भाई कितनी क्वांटिटी हमें रेज करनी है, दैट इज अ मैटर ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। क्लियर? नेक्स्ट रीवा। अच्छा, शॉर्ट टर्म डिसीजन। अगर हम कहीं पर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेटे उसको हम क्या नाम देते हैं? शॉर्ट टर्म सोर्सेस को वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक, नेक्स्ट अनन्या। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेज। वेरियस अवेलेबल सोर्सेज, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, कहां से पैसा लें? सोर्सेस का मतलब हम पैसे डेब्ट से लें या हम पैसे इक्विटी से लें, इस बात का डिसीजन कहां लिया जाता है? फाइनेंसिंग डिसीजन में। आती है बात समझ में? नेक्स्ट बेटे आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर अ फर्म आर डैश एंड डैश। एक फर्म के लिए मेन सोर्स ऑफ फंड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड या बैंक लोन, गवर्नमेंट ग्रांट, प्रेफरेंस शेयर, शेयर होल्डर फंड, बोरोड फंड, और नन ऑफ द अबव? शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड, दैट विल बी द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एनी बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द शेयर होल्डर फंड रेफर टू द इक्विटी कैपिटल एंड दी रुको पीछे से, हाँ वत्स भाई आप बताओ। इक्विटी कैपिटल एंड दी पूरा करो। शेयर होल्डर फंड में और क्या क्या आता है? अकाउंट्स का क्वेश्चन है ये तो। बिल्कुल सही बात मेरे बेटे। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का ही तो दूसरा नाम है रिटेन अर्निंग। आ रही है बात समझ में? तो भैया क्या आता है? रिटेन्ड अर्निंग्स आता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। अ डैश कैश फ्लो पोजीशन में डेब्ट फाइनेंसिंग मोर वायबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। आराम से क्वेश्चन समझ लो। अ डैश कैश फ्लो पोजीशन, अगर मेरी कैश फ्लो पोजीशन पता नहीं कैसी है, आपको डेब्ट लेना चाहिए मोर वायबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। बताओ जी, कहने का मतलब ये है हमें कब डेब्ट लेना चाहिए? हमें डेब्ट कब लेना चाहिए? जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो। क्या वीक हो तब लेना चाहिए? मॉडरेट का मतलब ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, बस भाई साहब दिन काट रहे हैं, ऐसे वाली सिचुएशन। स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत मजबूत हो। अगर हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्गेस्ट है, हमारी कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी हमें डेब्ट फाइनेंसिंग की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। क्लियर होती है बात बेटा? समझ में आ रही है? इधर से सबको क्लियर है मामला? ठीक है जी, आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डैश। अ प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर द सोर्स विच इज द चीपेस्ट। करेक्ट बेटा? ये एक फाइनेंसिंग डिसीजन की बात कर रहा है। वैसे तो वो कह रहा है हम अलग अलग सोर्सेज से जब पैसे लेने जाते हैं तो उनसे जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग होती है वो एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? ऑब्वियस सी बात है यार। डिबेंचर से लेने जाओगे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, शेयर होल्डर से पैसे लेने जाओगे रेट ऑफ जो डिविडेंड रेट है वो अलग है। डिबेंचर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो बेटे आराम से पढ़ लो, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग सबके लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट सबके लिए क्या होती है? अलग होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इशू ऑफ मोर इक्विटी में लीड टू डैश ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। सुनना बात, आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इशू कर दिए
शेयर इशू करने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके शेयर होल्डर बन जाएंगे, और जब शेयर होल्डर ज़्यादा लोग बन जाएंगे तो पहले तो मुझे ये बताओ कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्सेंट्रेशन, कंट्रोल, ठीक, एक जगह कलेक्ट हो जाना। बूस्ट मतलब बढ़ जाना, डाइल्यूशन मतलब डिलीट हो जाना, कम हो जाना थोड़ा। अगर आप ज़्यादा शेयर इशू कर दोगे तो आपका जो कंट्रोल है बिजनेस पर वो कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? मैंने अपने घर में नहीं बनाया ये शब्द, कहाँ लिखा है? तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? देखो सबसे ज़्यादा हमारे सारे सब्जेक्ट्स में से जो बीएसटी है, बोर्ड में भी और सीयूटी में भी, बस एनसीईआरटी है। अकाउंट्स में तो आप कॉन्सेप्ट एक बार सीख लो, फिर आप उसे कहीं भी अप्लाई करते रहो, वो बात एक अलग है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन बीएसटी में खास तौर पे पूरी तरीके से एनसीईआरटी। मैंने आपको 12th क्लास में भी एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स कराए हैं सारे, तो बिल्कुल भी उलझना नहीं है कहीं भी। दैट इज़ द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। बताओ जी, क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड बोलते हैं, जो हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्निंग ऑफ अ कंपनी इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द लाइकली इम्पैक्ट ऑन द डिविडेंड पे आउट? चुप रहना। हाँ संस्कार भाई आप बताओ। 20% हमारी अर्निंग बढ़ी है तो हमें डिविडेंड भी क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, उतना ही रखना चाहिए? घटाना चाहिए। अर्निंग बढ़ने पर तेरे पापा की इनकम बढ़ गई, ठीक, तो क्या तेरी पॉकेट मनी कम कर देंगे? वो कहेंगे अब मैं बहुत अमीर हो गया लेकिन तू गरीब हो जा? नहीं, और बढ़ाएंगे। मॉडरेट यही है, मॉडरेट तरीका यही है। एक्सेप्शनल बात कुछ अलग हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। तो भाई नॉर्मली ये माना जाता है अगर हमारी अर्निंग बढ़ेगी तो हम अपने शेयर होल्डर को भी ज़्यादा पैसा देंगे। क्लियर है बेटे? शेयर होल्डर कौन है? कंपनी के मालिक हैं। अगर कंपनी को ज़्यादा फायदा हो रहा है तो मालिक को भी थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। क्लियर है? चले जी, तो इंक्रीज हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अ कंपनी हैविंग अनस्टेबल अर्निंग, अबुल भाई आप बताएंगे। अनस्टेबल अर्निंग इज लाइकली टू पे डैश डिविडेंड। कैसा डिविडेंड पे होगा? अगर आपकी अर्निंग कैसी है? अनस्टेबल है, तो आप डिविडेंड कैसा देंगे? कम देंगे। लेस डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट, अ कंपनी हैव गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आप बताएंगे सर। अ कंपनी हैव गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, दे आर प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। इन दिस केस CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, प्रपोज टू डिक्लेयर डैश डिविडेंड। तो ऐसे में उसे डिविडेंड कैसा देना चाहिए? कम। दोबारा पढ़ लो बेटे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं बता रहा हूँ ये आंसर बच्चे गलत लगा कर आते हैं पेपर में। भाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बच्चा पता नहीं कौन सी दुनिया में होता है, कहता अच्छा हम ग्रो कर रहे हैं, कह रहा हम ग्रो कर रहे हैं तो हम ज़्यादा डिविडेंड देंगे। पता नहीं क्या सोच रहा है। भाई मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में अगर तुम्हारे सामने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तुम नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, तुम नई यूनिट लगा सकते हो, तो ऐसे में आप क्या करोगे? ज़्यादा डिविडेंड दोगे। क्लियर होती है यहाँ तक की बात? भाई साहब कोई समस्या? ठीक है, तो भाई ऐसे में आपको डिविडेंड कैसा देना चाहिए? कम देना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपनी इज फेसिंग टाइट लिक्विडिटी। अभी मैंने वर्ड यूज करा था। CFO डिसाइडेड टू प्रपोज डैश डिविडेंड। जब आपके पास जेब में पैसे कम है तो ऐसे में भाई डिविडेंड भी कैसा दो? फिर कम ही दो, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? सर क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे आते हैं। इफ़ द शेयर होल्डर इन जर्नल desire that at least a certain amount is paid as dividend, the company are likely to declare the same. There are always some shareholder who depend upon the regular income from their investment. ये पूरी कहानी दी हुई है वहाँ बेटे, समझना बात। MCQ और सब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है? सब्जेक्टिव में आपको पॉइंट देता है, कहानी आपसे पूछता है। यहाँ कहानी आपको देता है और पॉइंट आपसे पूछता है। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, कहानी आपको दे दी, कह रहा है विच फैक्टर फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड हैज बीन कंसीडर्ड हियर। आपने क्या करा है? आपने शेयर होल्डर की प्रेफरेंस का ध्यान रखा है, तो यहां पर आंसर है शेयर होल्डर्स
प्रेफरेंस। भाई शेयर होल्डर जैसा चाहते थे, हमने कहा ठीक है भाई साहब आप मालिक हैं, जैसा मालिक कहे हम वैसा मानने को तैयार हैं, तो दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। क्लियर? एनी डाउट? कराएं आगे थोड़े से क्वेश्चन और? 20 बैच तक करा, ठीक है, 30 है वैसे इसमें, पूरे करा दूं, बैच है नेक्स्ट। चलो आज इतना ही रोकते हैं, ठीक, 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक, बैच रखा हुआ है। हाँ चलें जी। तो यहाँ तक की बात आई होप आपको डन है, ठीक, अभी रुक जाइएगा, अभी कोई नहीं जाएगा।